हाय गाइस, दिस इज़ धीरज ठाकुर। दोस्तों, आप में से बड़े सारे बच्चे जानते होंगे कि मैं जो कैट एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए क्वांट सेक्शन की क्लासेस लेता हूँ। यूट्यूब पर भी कुछ दिनों से देखा जा रहा हूँ खाली उन बच्चों के लिए जो कि कहीं ना कहीं मैथ्स के अंदर कमज़ोर है, कहीं खुद को कमज़ोर समझते हैं। किसी भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस से लेके कैट एग्जाम तक, एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जहाँ भी क्वांट सेक्शन आएगा मैं आपको लेके चलूंगा बिल्कुल इनिशियल स्टेज से। अब सीधे सीधे कल आती है एक खबर, कल एक खबर आई, उससे आप अवेयर भी होंगे, अलर्ट भी हो गए होंगे, क्योंकि आप में से बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल जो 2020 का एग्जाम था उसकी तैयारी कर रहे हैं 1 साल से, 6 महीने से या 3 महीने से। ठीक है, उसकी भाई एग्जाम डेट्स उन्होंने कल डिक्लेयर कर दी कि 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में हम करा देने वाले हैं। अब कहा है तो भाई कराएंगे भी। अब बात आती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ भाई। आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपने इतना सारा चीज़ सीखी, इतने सारे इंप्लीमेंट की होगी अपने ऊपर, तो अब जो लास्ट का 1 महीना होता है वही आपके सिलेक्शन के बीच का, मतलब कि एक जो कड़ी होती है ना, वही जोड़ती है आपको सिलेक्शन से। आपने जो जर्नी 1 साल पहले शुरू की थी, अब उसकी लास्ट स्टेज पर आप खड़े हैं। क्या अभी भी वही स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हो जो 1 साल से अपना रहे हो? भाई अब कुछ स्मार्ट स्टडी करो, कुछ दिमाग लगाओ, जो आपने सीखा है उसको कैसे इंप्लीमेंट करूँ मैं, यही चीज़ बताने के लिए कि भाई जो आपने अब तक सीखा है उसको इंप्लीमेंट कैसे कराऊँ। बहुत से बच्चे होते हैं पूरी साल पढ़ते हैं, 2-2 साल पढ़ते हैं, सिलेक्शन ले नहीं पाते, कट ऑफ तक भी नहीं पहुंच पाते। क्या कारण है कि भाई कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा रहा, हाई कट ऑफ जा रही है, तो उसे कैसे टैकल करे, कैसे उसको छू के आए आप, कैसे एक पोस्ट अपने लिए एब्जॉर्व कर पाए वहाँ एग्जाम के अंदर। तो यही चीज़ मैं लेके आया हूँ कि आपने जो अब तक सीखा उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें 1 महीने के अंदर। अब आपका एग्जाम तो आ चुका है, 25 दिन अप्रोक्स बचे हैं, तो अब वही चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको किन कदमों से क्या चीज़ करते हुए उस 1 महीने में ऐसी तैयारी करनी है कि कम पढ़ के भी आप कम से कम कट ऑफ तो छू पाए। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिन बच्चों को वहाँ तक की ज़रूरत है भाई डायरेक्शन देने की, कैसे कैसे मैथ्स की भी और कैसे कैसे टैकल करना है आपको उस सिचुएशन में, तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसके साथ साथ बेल आइकन इसलिए प्रेस करें कि जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं मैं उसमें भी आपको बताता जाऊंगा कि CHSL से लेके CGL कहाँ पे है, आपके जो CPO होते हैं, सारे एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस करूंगा। कहाँ आप कमज़ोर है, कहाँ आप कमज़ोर पढ़ने वाले हैं, जो आपने सीखा है वो कैसे इंप्लीमेंट करें। अब अगर मैं थोड़ा सा आपके एग्जाम की तरफ बढ़ता हूँ, एग्जाम में क्या क्या होता है भाई। आपके 4 सेक्शन आते हैं, क्वांट्स आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, और आपका जनरल अवेयरनेस आता है। 100 सवाल आने हैं, 60 मिनट के अंदर आपको करने हैं, 60 मिनट के अंदर करने हैं। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ कि भाई आपने कितना पढ़ा है, 1 साल से आप पढ़ते हुए जा रहे थे, आप यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, 4 सेक्शन के अंदर, चारों में मुझे नहीं पता आपने कितना भी पढ़ा हो, 10% पढ़ा, 20 या 50, आपका आ गया है भाई यहाँ पे एग्जाम। ये डेडलाइन आ गई यहाँ पे, डेड। इससे बाद में तो सीधे यहाँ पे एग्जाम है। एग्जाम के अंदर बचे हुए हैं 25 डेज के आसपास। भाई कह देता हूँ 25 दिन बचे हुए हैं। 25 दिन के यहाँ तक आपको जितना भी आता है, यहाँ तक आपका चाहे 50% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, भाई रुक जाओ, आगे मत बढ़ना बिल्कुल भी। आपने यहाँ तक आने में स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ क्या किया होगा, नोट्स भी बनाए होंगे कहीं ना कहीं। इतने पागल आप भी नहीं कि नोट्स ना बना के चलो। जो 100 पन्नों में एक चीज़ लिखी गई है उसको 2 पन्नों में कैसे लिखा आपको सब पता है। उन 2 पेजेस को उठाइए और उसको प्रिसाइज वे में अच्छे से दिन में 2-2 बार, 4-4 बार, जितना भी कर सकते हो एग्जाम तक कीजिए। उसको बिल्कुल दिमाग के अंदर कैद कर लो। कोई सोते हुए भी पूछे तो सीधे आंसर दो पलट के कि हाँ ये होने वाला। इससे आगे मत बढ़ो, चाहे आपका 50% क्या चाहे 80% भी सिलेबस बचा हुआ है, मत जाना, क्योंकि कट ऑफ फिर भी नहीं छू पाओगे। प्रैक्टिस ही आपके सिलेक्शन देगी, वहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है ना मेनली वही वर्क करेगी। तो ये तो थी बात कि आपने क्या जानते हो, क्या है आपकी सिचुएशन, क्या है, कहाँ पे लाई करते हो। अब अगर मैं एक एक सेक्शन को लेके चलूँ कि भाई एक एक सेक्शन को 1 महीने के अंदर टैकल कैसे करना है, जो अब तक सीखा है उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे हमें सिलेक्शन दिलवाएगा। खाली 50% जानने पे ही आपको सिलेक्शन मैं दिलवा सकता हूँ, लेकिन हाँ जैसे जैसे कहूँगा वैसे करते चलना। अब अगर आपको बताऊं कि आपके एग्जाम के अंदर भाई क्या चीज़ आपको सिलेक्शन दिलवाने वाली है, जो 3 चीज़ आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, 3 चीज़ के अंदर मैं लेके चलूँ आपका। अगर देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है स्पीड। भाई हर कोई जानता होगा कि स्पीड, स्पीड की बात करूँ अगर, कि आप कितनी देर में कितने सवाल कर देते हो, स्पीड होती है सबसे ज़्यादा। एसएससी यही मांगती है भाई, वरना कौन महारथी है कि हाँ 1 घंटे के अंदर भाई 100 सवाल बना ले विद एक्यूरेसी। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, दूसरी आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी चीज़ आती है। ठीक है, ये पहली चीज़ थी, ये दूसरी चीज़ थी, और ये तीसरी चीज़ की बात करूँ भाई, एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या हो रहा है, कैसे कैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं, इन चीज़ों पे अगर आपने फोकस किया ना, चाहे आप कुछ भी नहीं जानते, आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैथ्स नहीं आता, इंग्लिश में कमज़ोर हो,
जनरल अवेयरनेस किसी को आती ही नहीं है, ठीक है, रीजनिंग थोड़ी बहुत सबको आती है, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो सीधी सी बात, अगर आप मैं मान के चलूँगा आपका 50% सब छोटी छोटी चीज़ें आती है इसमें, 50% ये आ जाएगा, मतलब कि क्वांट 50% आता है, इंग्लिश आती है 30%, आगे भी आता है थोड़ा बहुत, तो भाई आप सिलेक्शन ले लोगे। खाली इन 3 चीज़ के बेस पे मेरे को नहीं मतलब कि भाई आपको कितना आता है, सब भाड़ में गया, कितना अब तक सीखा, कुछ मैटर नहीं रखता। बस 1 महीना मैटर रखेगा आपके सिलेक्शन के बीच में, यही प्रोसेस होती है हर एग्जाम की। जो बच्चे से समझ गए भाई सेलेक्ट हो जाता है, वरना ऐसे ऐसे बच्चे बहुत है जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और कट ऑफ भी आज तक क्लियर नहीं कर पाए अपनी कमियों के कारण, क्योंकि उन्हें नहीं पता सिस्टमेटिक वे में कैसे लेके चलना है, हर चीज़ को मैनेज कैसे करना है। तो ये तो थी इन चीज़ों की बात। भाई स्पीड बना के चलो, एक्यूरेसी बना के चलो, एग्जाम पैटर्न, यही चीज़ आपने एग्जाम में अगर लेके चले अपने साथ। भाई देखिए, स्पीड का मतलब है कि आप विद इन टाइम फ्रेम के अंदर सारे सवाल 100 के 100 छू जाओ, ठीक है। विद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि भाई ये पढ़ तो लिए, स्पीड इतनी है कि आपने 100 सवाल पढ़ तो लिए, ठीक है, देख भी लिए, लेकिन एक्यूरेसी का मतलब है कि आप उसे अगर सॉल्व करने जाते हो, ये नहीं कि भाई 100 सवाल कर दिए और 50 गलत मार दिए, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब है विद एक्यूरेसी उसको सही भी करो, जल्दी करो लेकिन सही करो सवाल को। एग्जाम पैटर्न का होता है, आपके जो एग्जाम हो रहे हैं, टीसीएस ले रही है, ठीक है, उसका एग्जाम पैटर्न एक बार समझो, किन सवालों के ऊपर फोकस ज़्यादा करती है, कहाँ से उठाती है चीज़ों को। भाई जब से टीसीएस ने लेना चालू किया है, आप सीजीएल देखे, सीएचएसएल देखे, और भी एमटीएस के भी एग्जाम्स होते हैं, सारे के सारे पे फोकस एक बार लेके चले कि भाई टीसीएस का फोकस कहाँ है, इंग्लिश के अंदर, क्वांट के अंदर, या आपकी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कहाँ से क्या चीज़ें ज़्यादा उठा रहा है। टिपिकल वे में जो ट्रेडिशनल वे था उसने बिल्कुल छोड़ दिया कि हाँ ऐसे सवाल नहीं डालेगा कि जो पहले डाले जाते जब एसएससी आपके एग्जाम लेती थी। टीसीएस जब से आया है भाई उसने सब चीज़ चेंज कर दिया। एग्जाम पैटर्न को समझो, उसका वे समझो कि भाई क्या चीज़ आपसे पूछ रहा है, क्या लेना चाहता है। जिस दिन ये समझ लिया भाई, इतना सा पढ़ के आप बहुत बड़ी पोस्ट हासिल कर सकते हो छोटी सी चीज़ के अंदर, छोटी सी मेहनत के अंदर। वरना लगे रहो, ठीक है ना, गधे की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होता। स्मार्ट स्टडी इसीलिए कहते हैं कि मैटर्स, तो यही चीज़ होती है, स्मार्ट स्टडी करोगे, इसी को स्मार्ट स्टडी कहता है। अब इससे थोड़ा सा एक एक सेक्शन, जो 4 सेक्शन बताए मैंने, हर सेक्शन में लेके चलूंगा आपको, कहाँ क्या करना है, कौन सी गलती करते हो और किससे बच के चलना है, कैसे कम नॉलेज के साथ साथ उसको टैकल जल्दी कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले पाओ। अब आपको पहले सेक्शन क्वांट की तरफ लेके जाने से पहले भाई एक चीज़ बताऊंगा आपको करना क्या है। सीधे सीधे आज से पहले दिन से कर लो भाई। मॉक टेस्ट आपने सुना होगा कि मॉक टेस्ट क्या होता है, ठीक है, हर कोई बच्चा जानता है मॉक टेस्ट क्या होता है। भाई आपके इंस्टीट्यूट्स भी लेते हैं, आपने बड़े सारी जो वेबसाइट्स है वो बड़े सारे अपने मॉक टेस्ट बेचते भी हैं, ठीक है। बड़े बड़े धुरंधर समझते हैं खुद को, ऐसे सवाल डालते हैं जो कहीं नहीं आने, आपको खाली डराने के लिए कि भाई किस लेवल का हम मॉक टेस्ट बनाते हैं, सबसे अच्छा हमारा होता है, इससे सिलेक्शन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो मॉक टेस्ट की अगर बात करूँ, आपको इस लास्ट महीने के अंदर जितना पढ़ लिया उसको बस रिवाइज करते चले, आगे कहीं नहीं बढ़ना आपने। अगर कोई सा चैप्टर नहीं पढ़ा उसे छोड़ दो भाई, ठीक है। अगर पढ़ भी लिया तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, एक्यूरेसी नहीं आएगा, टाइम कंजम्पशन जो होगा आपका, टाइम खा जाएगा एग्जाम के अंदर, वो आंसर आना है गलत, होपलेस हो जाओगे, वहाँ पे रोने लगोगे, ठीक है, सारा पेपर खराब कर दोगे, उसे छोड़ दो। मॉक टेस्ट की अगर बात करूँ भाई, मॉक टेस्ट कौन सा करना है, किसी का भी मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वहाँ का भी करने की जरूरत नहीं, सीधे उठाओ टीसीएस के जो आपके लास्ट ईयर के है ना, लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट आ रहे हैं टीसीएस के, जो लास्ट ईयर के जब से भी लेना स्टार्ट किया, ठीक है। ये चीज़ है, मैं तो कहूँगा कि 3 साल के जितने भी मॉक है 3 साल के ले लो, आपका 20 होने जा रहा है, 19, 18, 17 ट्रेडिशनल वाले मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे जब टीसीएस नहीं लेती थी, वो ले लो एक बार, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ कि भाई 30 होते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 एग्ज़ाम, मतलब कि 30 पेपर होते हैं एक के अंदर, जो एक ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, 30 दूनी 60, 30 तीन 90, 3 साल के आपके 90 पेपर बन गए, 90 पेपर आ गए आपके पास मॉक टेस्ट। 90 तो आए हैं, लेकिन अगर एक महीने में करूं भाई, एक महीने में एक 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 अगर रोजाना 3 करता हूं भाई, एक महीने के अंदर हो जाएंगे। रोजाना 3 करो, सुबह का वक्त चुनो, उठते ही आपको आधे घंटे में फ्रेश वगैरह होके पहला मॉक लगाना है, फिर उसका रिव्यू भी करना है। भाई देखिए आप ऐसे करो, पहले वाला किया, मॉक दे दिया, उसके बाद गैप लेके रेस्ट करके रिव्यू ज़रूर करो उस चीज़ को कि हाँ भाई कहाँ गड़बड़ हुई है, मैंने कहाँ गलती की है, क्या गलती की है, किस चीज़ में मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ। रिव्यू का मतलब होता है आप अपनी गलतियों को पहचानो, गलतियों को पहचानो कि आपने
किस टॉपिक के अंदर क्या सीखा था और किस में कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हो। आपको क्या चीज़, आपको ये समझ आ जाएगा वहाँ देने से कि आप कमज़ोर कहाँ पे है, आपकी बढ़िया कड़ी कौन सी है जो कि सिलेक्शन दिलवाएगी। आपको किस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ फोकस जहाँ ज़्यादा करना है, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते सीधे सीधे ये पता लग जाएगा एग्जाम में ये वाला सवाल देखते इस टॉपिक का मुझे छोड़ देना है क्योंकि भाई मेरा टाइम कंज्यूम कर रहा है ये चीज़। तो मॉक टेस्ट का मतलब यही है, एक सुबह लगाओ, एक दोपहर लगाओ और एक शाम को लगाओ, रिव्यू के साथ। रिव्यू जरूर करो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। इससे चारों सेक्शन आपके कवर हो जाएंगे, एक के अंदर चारों के सवाल आएंगे 25-25। इंग्लिश भी वहाँ से हुआ, क्वांट भी वहाँ से हुआ, क्वांट के साथ साथ बाकी जो 2 सेक्शन है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस वहीं से हो जाएगी। ये तो थी मॉक टेस्ट की बात कि आपको 1 महीने के अंदर बस ये चीज़ करनी है, कुछ मत पढ़ो अलग चीज़, किसी टीचर को फॉलो मत करो, किसी की वीडियोस मत देखो, जिसे सिलेक्शन चाहिए जो सीखा है उसी को इम्प्लीमेंट करो 3 मॉक देने के साथ साथ। 3 मॉक का मैंने क्या कहा भाई, TCS के और जो आपके लास्ट एग्जाम्स है, ये सीधे सीधे लिख रहा हूँ, लास्ट एग्जाम्स किसी भी टीचर की मॉक टेस्ट, किसी भी इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मॉक टेस्ट उठा मत लेना, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि टफ सवाल देते हैं या लेवल से नीचे दे देते हैं। इसमें आपको ये पता लग जाएगा मॉक करने से कि भाई किस लेवल का एग्जाम आ रहा है, किस पैटर्न पर बेस्ड है और किस चीज़ पे वो फोकस कर रहा है, कौन से चैप्टर को ज़्यादा ले रहा है, किस में ज़्यादा छोड़ रहा है और किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछ रहा है, हार्ड पूछ रहा है, टफ पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है, ईजी है, कैसा है, सब चीज़ पता लगने वाली उससे। ये होगा आपको सिलेक्शन देने की प्रोसेस पूरी की पूरी। ये चीज़ अगर कर ली ना भाई, सिलेक्शन मिल जाएगा बिल्कुल सेकंड्स में। अगर आप कुछ नहीं जानते भाई, 50% ही पढ़ा है तो सीधे सीधे जो बाकी 50 है ना, एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल ये करा देगा आपको और विद टाइम फ्रेम में कराएगा। ये बहुत ही हॉट कप ऑफ कॉफ़ी है आपके लिए अगर इसे समझो, इसकी वैल्यू। बहुत से बच्चे नहीं जानते, बस मॉक टेस्ट को ऐसे देते हैं झेलने की तरह कि हाँ यार चल दे दिया, आज दे दिया, नंबर बने रही। लेकिन आपका हो सकता है कि नंबर ना आए पहले मॉक के अंदर, बस इसको ऐसे पढ़ते चलना है कि नंबर पे ध्यान मत देना कितना आना है, बस ये देखना है कि भाई 60 मिनट के अंदर कितने कर पा रहा हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ। अब आते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। भाई ये थी मेन चीज़ जो कि आपको करनी है। अब मैं बताऊंगा किस सेक्शन में कैसे करें इस चीज़ को, अप्लाई कैसे करें इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ है यही सिलेक्शन दिलाएगी। अब मैं पहले सेक्शन की बात करूंगा, आपके क्वांट्स की, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। बात करूँ अगर पहले सेक्शन की, भाई पहला सेक्शन क्या होता है, पहला ही जो होता है सबकी हवा खराब करने वाला भाई हो जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांट्स लिखता हूँ, ठीक है, क्वांट्स भी वही होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हिंदी में कहेंगे संख्यात्मक योग्यता। पहला ही सेक्शन है जो कि आपकी नींदें खराब कर देता है। क्वांट को कैसे झेलना है भाई, इतना बड़ा सिलेबस होता है, इतने सारे सवाल होते हैं, लेवल आप जानते हो कैसा कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वांट्स के अंदर भाई पता होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा क्या छोड़ना है। सारे सवाल पढ़ोगे गिर पड़ोगे, ठीक है। दौड़ने के चक्कर में ना भाई चल भी नहीं पाते कुछ लोग, इतना तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं, लड़खड़ाओगे और गिर पड़ोगे। क्या छोड़ना है, क्वांट्स में सब चीज़ें पढ़ने की नहीं होती, ये देखना है आप किस चीज़ में कमज़ोर हो, पढ़ के भी नहीं सीख पा रहे, इतनी मेहनत में आप 2 टॉपिक कर लोगे जितने में एक भी नहीं सीख पाओगे। ये पता होना चाहिए क्या छोड़ना है आपको क्वांट्स के अंदर। फिर मैं अगर एक नज़र डालूँ उसके ऊपर कि भाई दूसरी चीज़ होती है ऑप्शंस। आप ये नहीं कि सवाल आया और सीधे पढ़ने लगे, उसकी लैंग्वेज इतनी बड़ी है लेकिन उलझ गए। भाई ऑप्शंस पे भी ध्यान दो कि ऑप्शंस दूर दूर है, सीधे कुछ ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं कि सीधे पता लग जाता है आपको। ऑप्शंस जरूर देखे क्वेश्चन जब भी आप क्वांट देखते हो, क्वांट का कोई भी सवाल आया, ये नहीं लैंग्वेज बेस में उलझ गए भाई, पढ़ना चालू कर दी रामायण, ठीक है, ऊपर बाद में पता लगा कि यार ऑप्शन देखे ही नहीं, अरे यार ऑप्शन तो इतने ईजी थे कि भाई कर देता सीधा सीधा 25%, 20%, दूर दूर थे, वैसे भी सीधे सीधे पता लग जाता है कि इसमें तो ये पूछा था यार पहले की ज़्यादा होनी थी, ये तो सीधे सीधे पता लग रही है पहले की सैलरी ज़्यादा होनी थी, दूसरे से हमें निकालने भी नहीं थे, कुछ ऐसी लैंग्वेज आ जाती है उसके बीच में। तो पता होना चाहिए ऑप्शंस पे कैसे काम करना है। ये तो थी छोटी सी बात। अब क्या आ रहा है, इसके बाद देखना है कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्या होता है, परसेंटेज ही उठाता हूँ, परसेंटेज में कम से कम 15-20 टाइप बनेगी आपकी सवालों की। आप देखो कि CHSL के अंदर वो किस चीज़ में क्या पूछने में इंटरेस्टेड है, वो पता लगेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से जो आपके एग्जाम हो रहे हैं, और उससे प्रैक्टिस करें, उनकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी, जल्दी करना भी सीख लोगे। तो उसी में पता लगेगा कि भाई अगर 15 टाइप के सवाल है परसेंटेज के अंदर, ये तो बस खाली 3 टाइप के पूछ रहा है भाई, इसे फोकस कर रहा है सीधे के सीधे सारी शिफ्ट के अंदर, ये हो जाता है।
ठीक है, ये भी देखना है आपको। टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब कि चुनूं कैसे, कि क्या मेरे को करना है, क्या छोड़ना है, ये चीज़ें थी। अब ट्रेडिशनल वे पे जाता हूँ भाई। एक चीज़ें थी कि आपको जब टीसीएस नहीं था, ट्रेडिशनल वे में भाई 10 साल पुराने सवाल भी आ रहे हैं, उसी के जैसे आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। टीसीएस ने आते ये सब चीज़ चेंज कर दी, नए सवाल लेके आ रहा है, निकाल के नए टाइप के ही सवाल देता जा रहा है हर शिफ्ट के अंदर। वो पिछले वाला कुछ नहीं उठा रहा वहाँ से। तो ये देखो कि भाई वो सेलेक्ट क्या कर रहा है, कि उसने सेलेक्ट क्या चीज़ की हुई है, वहाँ से क्या चीज़ पूछना चाहता है, किस चीज़ में उसका फोकस ज़्यादा है, किस में इंटरेस्टेड ज़्यादा है। इसके साथ साथ आप चले गए भी एग्ज़ाम के अंदर, लास्ट दिन आ गया है आपका एग्ज़ाम का। ये चीज़ करने के बाद जितना भी आपने पढ़ा, मॉक देने के बाद, सीखने के बाद, सारी चीज़ एग्ज़ाम का आखिर वो जो है कतल वाला दिन आ गया आपका एग्ज़ाम में। आप बैठ गए वहाँ पे, बिल्कुल ये सोच के जाओ कि भाई सिलेक्शन नहीं होगा। अपने ऊपर बर्डन मत बनने दो। जिस दिन ये सोच ले कि भाई बर्डन है, मेरे को नौकरी लेनी है, माँ बाप देख रहे हैं, मेरे को शादी भी करनी है, मेरे को ये करना है, भाई सिलेक्शन नहीं होगा। आपका पहले ही दिल का भट्टा इतना बैठ चुका होगा दिमाग कभी कि यार इतना लोड कहाँ से ले लेगा, छोटी छोटी चीज़ें है यार। इतना सारा 4 सेक्शन का लोड लेके अगर जाओगे, एक भी खराब हो जाता है, 2 सवाल भी नहीं होंगे ना अगर इस सिचुएशन में, सिलेक्शन कोई नहीं दिलवा सकता। कट ऑफ तो बहुत दूर की बात है। रोते हुए आओगे एग्जाम में तो सोच के जाए कि भाई मेरे को मज़े से दे के आना है, जितना पढ़ा ठीक है, बिल्कुल कूल रहो, टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की। ये सोच के जाओ सिलेक्शन नहीं होना, मेरे को बस एग्ज़ाम देना है, जैसे आप जाते थे बोर्ड एग्ज़ाम देने कि भाई पास तो हो ही जाऊंगा, वहाँ क्या मेरे को ज़िंदगी छोड़ थोड़ी देगी, मर थोड़े ही जाएंगे। तो ऐसी चीज़ सोच के जाओ, खुद के ऊपर बर्डन मत सोचो कि भाई इसी बार सिलेक्शन लेना है, ये करना वो करना। जितना पढ़ा ये चीज़ें थी, आप पहले फोकस करते इस चीज़ के ऊपर। एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ ना सोचे, बिल्कुल कूल माइंड से जाए, बर्डन ना ले, ये सोच के जाए कि सिलेक्शन मेरा नहीं होना, मेरे को बस अच्छे से दे के आना है एग्ज़ाम, अपनी नॉलेज टेस्ट करूँगा वहाँ जाके मेरे से कितना आता है, ये चीज़ थी। अब सीधे के सीधे एग्ज़ाम में पहुँच गए। यहाँ पे कुछ सवाल आपके बड़ी लैंग्वेज वाले भी आएंगे जो भाई बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है मैथ्स के अंदर, कुछ आएंगे जो आपसे नहीं आते, भाई छोड़ दो सीधे के सीधे। देखते कि भाई चाहे 10 सवाल आए, 5 सवाल आए, 25 में से अगर आपको 10 ही आते हैं, 15 सवाल छोड़ दो बिल्कुल। लेकिन 15 सवाल जो छोड़े हैं, आप नोटबुक जो आपका वो मिलता है ना, एक नोट पेज मिलता है, वहाँ पे एक रफ पेज मिलता है, उस पर लिखते जाओ सेक्शन बना के कि भाई क्वांट सेक्शन ये है, तीसरा सवाल मेरे से नहीं हुआ, पाँचवा नहीं हुआ, 10वां नहीं हुआ, या 17 नंबर वाला नहीं हुआ, इसमें लिख के जरूर चले। और उस पे जो इजी वाला है, इजी वाले पे एक छोटी सी टिक लगा ले कि भाई मेरे को पहले ये सेक्शन देखना है कि अगर मेरा टाइम बचता है, एक तो सबसे पहले वो सवाल ढूंढने में आपको आज़ादी रहेगी कि मैंने ये सवाल नहीं किया। लेकिन हाँ, छोड़ के चले वो सवाल पहले ही, उसमें उलझना मत, वरना आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल वहाँ से यहाँ आ जाएगा। आप रीजनिंग भी नहीं कर पाएंगे उस हालत में, सारे सवाल गलत होंगे, टाइम ऐसे उड़ेगा जैसे कि गंजे के बाल उड़ गए। तो ये चीज़ें है, टिक जरूर करके चले, लिख के चले आपने कौन सा सवाल छोड़ा है और उसमें से इजी कौन सा है आपको जो पहले टच करना है, ये चीज़ आप नोट्स में लिख के चले। ये तो थी आपकी क्वांट सेक्शन वाली बात। इतनी चीज़ फोकस करके चलोगे ना, क्वांट बहुत छोटी सी चीज़ बन जाएगी, बस उस पर थोड़ा स्मार्ट वर्क करे। अब बात करता हूँ आपके दूसरे सेक्शन की। भाई दूसरा सेक्शन क्या आता है, क्वांट के बाद में सीधे के सीधे जिससे बच्चे डरते हैं भाई, क्या आ जाता है, इंग्लिश वाला पोर्शन आ जाता है आपका। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन बोला जाता है बेसिकली, इंग्लिश नॉलेज जिसमें चेक करेगा। सीधे के सीधे भाई हिंदी बेल्ट के जो स्टेट्स हैं ना, उसके जो बच्चे हैं भाई, सीधे के सीधे इंग्लिश का एक हवा है उनके मन में कि यार अपने से नहीं आती, जबकि उनसे आती है, कुछ लेवल तक आती है। हाँ, इतने फ्रिक्वेंट नहीं हो पाते क्योंकि इंग्लिश के टच में वो बचपन से नहीं। तो इस चीज़ को कमजोरी न समझे, इसको जब तक फोकस करना और इसको सहना नहीं सीखोगे, इंग्लिश कुछ नहीं, मतलब कि इंग्लिश कुछ नहीं होती यार। बर्डन मानते हो अपने ऊपर, ऐसा कुछ नहीं। डरना जिस दिन छोड़ दिया ना, उससे हो जाएगी इजीली। उसमें तो भाई कुछ भी नहीं बदलता, मैथ्स में तो नए सवाल भी चेंज हो जाते हैं, रूल तो वही रहने हैं यार, इसके साथ ये आना है, इसके साथ वो आना है, ठीक है, ये चीज़ें थी। इंग्लिश में मत, अब देखिए 1 महीना बचा आपका, 1 महीना बचा है। इंग्लिश में अब कितना कर लोगे यार, इंग्लिश तो आपको बचपन से ही नहीं आई, अब क्या कर लोगे। तो भाई इसको छोड़ दो, जितना सीख लिया छोड़ दो बिल्कुल भी, ठीक है। जितना सीखा उसको बस जहाँ तक पहुँच चुके हो छोड़ दो, अब इंग्लिश पढ़ना छोड़ो। लास्ट का मैंने क्या बताया, 1 महीना है, 1 महीने के अंदर बस रोजाना के रोजाना मैंने जो 3 मॉक बताए हैं उसी के अंदर आपके 25 सवाल रोजाना इंग्लिश के आएंगे। उसमें आपके जो होता है वो छोड़ छोड़ के बताता है कि सही सेंटेंस चुनो, सिनोनियम एंटोनियम चुनो, इडियम चुनो, या PQRS जो भी है, हर टाइप का सवाल आ जाएगा वहीं से उठ के। तो भाई वहीं से प्रैक्टिस हो रही है, आप इंग्लिश को अलग से क्यों पढ़ रहे हो भाई। रोजाना 3 मॉक दिए, 75 सवाल हो गए, 75 क्वेश्चन। वहीं से आप एक चीज़ जज करो कि कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, कौन से सवाल ज़्यादा पूछता है, किस टाइप के सिनोनियम एंटोनियम पूछ रहा है, टफ में जा रहा है या ईजी वाले पूछ रहा है या मॉडरेट वाले पूछता है। हालांकि CHSL के अंदर छोटे छोटे से सिनोनियम एंटोनियम पूछता है, इडियम का इतना बड़ा भंडार होता है,
अगर अपनी पे आ गया ना भाई, आपको एक इडियम भी करने में इतनी मुश्किल होगी, तो इजी इजी वाले लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर वाले पढ़ते जाओ, बस मॉक टेस्ट लगाओ। इंग्लिश में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, रोजाना 3 मॉक करो, और जितना पीछे सोचा है, जितना पढ़ा है, बस उसके नोट्स हो गए तो उसे कर लो, अगर नहीं है तो वो सारे के सारे कवर यहीं से मॉक से हो जाएंगे आपके कैसे कैसे। कुछ चीज़ें होती है, पैटर्न उसका समझो, एग्जाम का पैटर्न क्या आ रहा है, किस पैटर्न पे दे रहा है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। पैटर्न की बात करूँ, जो आपका ट्रेडिशनल वाला था अब क्या चल रहा है, तो पैटर्न, बल्कि इंग्लिश में मैं कहता हूँ सब चीज़ें रिपीट होती है। एक मॉक के अंदर, एक मॉक क्या आपके एक एग्जाम एक शिफ्ट के अंदर जो आता है हर जगह वही रिपीट होता है भाई। मैं अगर टीसीएस की बात करूँ, टीसीएस फोकस करता है आपके टेंसेस के ऊपर कि इंग्लिश के साथ आपकी नॉलेज कैसी है, हर चीज़ में टेंसेस में घुसा देगा। आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो, एरर डिटेक्ट करनी हो, या आपकी एक एरर वाला सेंटेंस निकलवाना हो, या उसको अपडेट करवाना हो कि भाई इस सेंटेंस की जगह क्या प्रेफर करूँ कि अच्छा लगे, उस चीज़ में सारा का सारा टेंसेस में घुसा देता है, और कुछ नहीं, थोड़ा सा ऊपर का पूछ लेता है। इससे अलग होती है कि भाई इडियम वाली बात बता दी। तो इंग्लिश की ये चीज़ थी भाई, मॉक दो, बस 3 मॉक दो जाना के 75 सवाल आप रोजाना करो 30 दिन के अंदर। मेरे से पूछ लो कि आपके नंबर कैसे नहीं आते, कैसे कट ऑफ नहीं निकलती, तो प्लीज़ एक सिस्टमेटिक जो बताता जा रहा हूँ उसी पे फोकस करें, इधर उधर ना भागे लास्ट के महीने में। तो भाई तीसरे सेक्शन की बात करूँ, सबसे ईजी होता है, बच्चे इसे ही पसंद करते हैं, ठीक है। ये अपना एक तरफ और 3 सेक्शन एक तरफ, बच्चों का बिल्कुल फेवरेट होता है। सबसे पहले रीजनिंग करने की कोशिश करेगा, यही एक ऐसा सेक्शन होता है जो आपका टाइम बचाएगा, ठीक है। आपको रीजनिंग में पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं, मैंने 75 सवाल आपके बताए कि भाई 3 मॉक दोगे तो रोजाना के 75 क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा आपको रीजनिंग में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सफिशिएंट से भी ज़्यादा सफिशिएंट है। बस आपको क्या करना है, टाइम बचाना है रीजनिंग के अंदर। जो टाइम होता है ना, आप रीजनिंग में बिल्कुल बचा सकते हो। इंग्लिश में या मैथ्स में अगर टाइम बचाने की कोशिश करी, क्वेश्चन गलत होगा, कट ऑफ से बाहर चले जाओगे, नीचे लेट लोट पोट हो जाओगे वहीं पे, ठीक है। तो टाइम इसमें बचा लो, लेकिन विद एक्यूरेसी। इसमें भी एक चीज़ होती है कि भाई देखिए, रीजनिंग ये नहीं कि मैंने सारे सवाल करने चालू कर दिए, कभी कभी रीजनिंग का क्वेश्चन टफ भी आता है। तो 3 सेक्शन इसमें ऐसे होते हैं। 3 सेक्शन की अगर बात करूँ भाई, वो छोड़ के चलने हैं आपको 3 सेक्शन में, मतलब कि एक्यूरेसी इसमें रखनी है, लेकिन टाइम भी बचाना है। टाइम बचाने पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यहीं से टाइम बचा के आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। एक अगर मरियल बच्चा भी है ना, 75 में से 70 सवाल सही कर देगा, और अगर बिल्कुल मरियल है भाई 65 पक्का करके आएगा। रीजनिंग इतनी टफ नहीं आती CHSL के अंदर। अब अगर पहला सेक्शन बताऊं भाई, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो आते हैं, अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल वाला सवाल है, इजी वाला आ गया, 10 सेकंड के अंदर आपके अंदर लॉजिक आ गया दिमाग के अंदर, भाई इतने ट्राइंगल है तो सही बात है। अगर 10 से ऊपर चला गया ना 10 सेकंड से, तो इतना बड़ा सवाल निकलेगा कि, और आंसर भी ऐसे होते हैं 20, 19, 22, 23, उसमें जज नहीं कर पाओगे कैसे, क्योंकि अगर आपको उसके आसपास आ जाता है, आप या तो 2 ऊपर या 2 नीचे वाला ऑप्शन चुन लोगे। अगर दूर दूर है, पास हुआ तो कैसे चुन लोगे। तो इसको पहले से जो है, अगर टफ आया तो छोड़ते हुए यहाँ पे चले, अपनी रफ शीट के अंदर नोट कर ले कि भाई इस नंबर का सवाल ये ट्रायंगल वाला मैंने छोड़ा है, उसके सामने ट्रायंगल भी बना दे उस नंबर के सामने। दूसरा आता है आपका सीरीज। सीरीज की भी यही कहानी है भाई, 10 सेकंड के अंदर टकराया, इजी वाला आ गया तो कर दोगे, वरना आपकी नसें खराब कर देगा, वहाँ पे सोचने की ताकत खराब कर देगा, दिमाग की नसें फेल हो जाएगी वहाँ पे, बिल्कुल आपकी जो मशीनरी सिस्टम है ना, बिल्कुल मशीन बैठ जाएगी आपकी, वहाँ एग्जाम खराब हो जाएगा। बाद में आके घर भी नहीं होगा, टीचर भी तब बताएगा जब सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं सीरीज के रूल्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, आपको बिल्कुल फैला देंगे। तीसरी चीज़ होती है, तो इसे भी आप क्या कर दें, वहाँ पे टफ आया तो छोड़ दें, नंबर नोट कर ले लास्ट के लिए, टाइम बचता है करूँगा। तीसरी चीज़ आती है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर की भी सेम कहानी है भाई। ईजी आ गया, टकरा गया, आपके दिमाग में आता है लॉजिक 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर, तो कर दो, वरना उसका नंबर नोट कर लो अपनी रफ शीट के अंदर। ये तो थी रीजनिंग की कहानी। इन 3 चीज़ को सोच के चले, बाकी सवाल तो आप बिल्कुल इजीली कर लोगे, ठीक है। मुश्किल से आपके कितना बताऊं, आपके 7 मिनट के अंदर हम मतलब कि रीजनिंग हो जानी चाहिए, 7 से 8, ये 3 सवाल छोड़ के। तो ये टारगेट आप लेके चले, लेकिन विद एक्यूरेसी। आपके 23 सवाल 25 में से हर हालत में सही होने चाहिए रीजनिंग के अंदर, तब सिलेक्शन मिलेगा। चौथे सेक्शन की तरफ चलो भाई। चौथा सेक्शन से तो हर कोई परेशान है, यूपीएससी वाले तक भी भाई कहते हैं कि ये किसने बना दिया, हम इसे पढ़ के जाए कहाँ, ठीक है। बर्डन है लोगों के ऊपर, लेकिन घसीट रहे हैं। चौथा सेक्शन की बात करूँ भाई, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, शॉर्ट में ही लिखता हूँ इसकी फॉर्म को। आपका जो है जनरल अवेयरनेस, आपके जीके की नॉलेज, जीएस की नॉलेज वो चेक करेगा। इसी के साथ आता है जनरल अवेयरनेस, जो कि आपके इर्द गिर्द हो रहा है आज के दिनों में, लास्ट महीने में जो हुआ वो चीज़ें आती है। भाई ये एक समुंदर है, इसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, सीधी सी बात ये है। वो समझते भी हो, हिस्ट्री पढ़ा तो इतनी मोटी बुक बन जाती है, सबके बराबर एक ही चीज़ की हो आ जाएगी, ठीक है, इतनी मोटी बुक है। अब उसमें से आता कितना है, 1 या 2 सवाल, लेकिन
टीसीएस का पैटर्न क्या है ये समझो। 3 मॉक दे के आपको पता लग जाएगा कि भाई जीएस के अंदर, जीके के अंदर कहाँ से क्या चीज़ उठा रहा है। ट्रेडिशनल वाले उठा रहा है, बिल्कुल नहीं उठा रहा है इन चीज़ों के अंदर। भाई वो जा रहा है सीधे के सीधे समुंदर है, पढ़ना बेकार है, जिसने पढ़ा उसकी गाड़ी बिल्कुल पलट जाएगी एग्ज़ाम के अंदर जाते ही। तो इसमें क्या है, 2 चीज़ पे फोकस करो भाई। पहला, मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो उसमें पैटर्न देखो भाई, कौन से सवाल वो पूछ रहा है, किस चीज़ में जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। साइंस में है, जनरल अवेयरनेस के कौन से सवाल आ रहे हैं, किस पोर्शन से वो कैसे कैसे उठा रहा है। एक इसके साथ साथ आपने समझ लें कि किस पैटर्न पे पूछ रहा है, उसका तरीका क्या है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, ये जानो बस। ये नहीं कि अंधाधुंध मतलब कि 4-5 सब्जेक्ट है पढ़ने लग गए, इको पढ़ा, फिर साइंस पढ़ा, फिर उसके बाद हिस्ट्री आ गई, जियो आ गई। भाई पढ़ते ही रहोगे क्या, फिर जी के जनरल अवेयरनेस भी बचा पड़ा है। जनरल अवेयरनेस की कहानी ऐसी है कि भाई पिछले 3 महीने को उठाओ, एक नज़र में पढ़ते चलाओ जाओ, धीरे 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 30 दिन के अंदर रोजाना 1 पेज पढ़ोगे ना, 3 महीने का कवर हो जाएगा इजीली, उसमें से ही सवाल मिल जाएगा। ज़्यादा डेप्थ में सीएचएसएल में नहीं जाता। इसके साथ साथ आता है पैटर्न, आपने देख लिया कैसा आ रहा है। पैटर्न के साथ साथ अगर मैं इसकी बात करूँ भाई क्या चीज़ है, अगर बात करता हूँ कि आपको क्या करते हुए चलना है इसके अंदर जनरल अवेयरनेस की अगर बात करो भाई, देखिए जनरल अवेयरनेस में बात करता हूँ कि कहाँ से लेके आता है। जनरल अवेयरनेस में आजकल ये बात चली है तो मिसलेनियस, आपको पता है कि मिसलेनियस क्या होता है। मिसलेनियस क्वेश्चंस एक चैप्टर दिया जाता है अलग से। अगर आप कोई भी जनरल अवेयरनेस की बुक खरीदते हो या जीके की बुक कोई भी लेके चलो, आप सामान्य ज्ञान की बुक, उसमें एक मिसलेनियस पोर्शन होता है जिसमें पूछता है कि इस देश की मुद्रा क्या है, करेंसी इस देश की क्या है, यूएनओ में क्या हो रहा है, कितने जज बैठते हैं, कहाँ क्या है, मतलब कि ट्रेडिशनल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस देश में मतलब कि झंडे का कलर कौन सा है, कितने सितारे बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछने में इंटरेस्टेड ज़्यादा हो गए। ये मतलब कि ट्रेडिशनल कुछ नहीं पूछता आजकल टीसीएस। आपका चेक करेगा कि आप न्यूज़पेपर कितना पढ़ते हो, कितने अवेयर हो देश के बारे में, दूसरे देशों के बारे में, ये चीज़ ज़्यादा पूछेगा। अब ट्रेडिशनल आप पढ़ने भी लगे, जो टीचर पढ़ा रहे हैं भाई डेप्थ में घुस गया, जीके की, उसकी हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, वो कुछ नहीं आना, ये चीज़ें आनी है। और इसके साथ साथ पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया मैंने, देख लिया क्या चीज़ ज़्यादा पूछ रहा है, वही चीज़ वो चैप्टर ज़्यादा पढ़ लो। ठीक है, ऐसे ही पूछता है कि भाई 1800 उन मतलब कि हिस्ट्री में चल रहा है, लेकिन कहाँ से पूछेगा, 1857 की क्रांति के बारे में ज़्यादा पूछेगा, 1900 में जाके कुछ ज़्यादा पूछेगा, वहीं से पूछता है। 1940 के आसपास, 1935 के आसपास जो हो रहा है वही पूछेगा। तो ये चीज़ होती है फेवरेट क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है, इन पर फोकस रखे। तीसरी चीज़ क्या है, आपका आता है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस कहते हैं कि पिछले 3 महीने में हमारे देश में क्या क्या हुआ, 4 महीने में क्या क्या हुआ, कौन सा हॉट टॉपिक रहा, वहीं से वो आपके उठा के सवाल पूछेगा। अगर इन 3 चीज़ पे आपने फोकस किया, बस ज़्यादा चीज़ इसमें मत उलझिए। तो यही थी इसकी कहानी की जनरल अवेयरनेस समुंदर है भाई, ज़्यादा इसकी गहराई में मत जाओ वरना उलझ जाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ये एक तरफ और बाकी 3 सेक्शन एक तरफ। तो इसे जितना कम पढ़ पाओ और एक फोकस स्टडी करो, अपने मेंटल जो समझ है ना उसके साथ स्मार्ट वर्क करो। ये चारों सेक्शन मैंने बताए, अगर ऐसे ऐसे पढ़ के चलोगे तो भाई आप सफल पक्का हो जाएगा। एक सीट आपकी 1 महीने के ऊपर डिपेंड है कि आप ले पाते हो नहीं ले पाते हो, वरना भेड़ चाल में भागते रहो जैसे अब तक भाग रहे थे। ये सब चीज़ इसलिए बताई क्योंकि बच्चे कंफ्यूज है कि अब कैसे तैयारी करें। भाई सब दौड़ रहे हैं लेकिन दौड़ना नहीं है, अपने दिमाग का यूज़ करना है। इसी के साथ साथ मैं आपको आगे सीजीएल जो भी एग्ज़ाम आपका जाता जाएगा ना कि बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, क्यों आप सेलेक्ट नहीं हो रहे। इसी के साथ साथ जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है ना, जिनके लिए मैं मैथ्स बना रहा हूँ, उनकी वीडियोज़ बनाई 0 लेवल से और ये चीज़ बना रहा हूँ भाई, उन तक ज़रूर पहुँचाए, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी लेके आऊँगा और आपको सिलेक्शन दिलवाने की गारंटी मेरी है। वहाँ पर जो आपकी कमियाँ हैं मैं जानता हूँ, सीधे सीधे इस पर मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई देख रहा हूँ बच्चों के, मिलता हूँ उनसे कहाँ कमी है कि एक प्राइवेट फर्म का बच्चा जो कैट कर रहा है, गेट कर रहा है उसमें, और सरकारी नौकरी तैयारी करने वाले के अंदर डिफरेंस क्या है। भाई कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है और भेड़ चाल में भागना बहुत बड़ी चीज़ होती है, वही आपका सिलेक्शन नहीं होने देती। टीचर्स के और 1000 टीचर के पीछे, 1000 बुक्स के पीछे मत भागे, जो मैं बता रहा हूँ उसको फोकस करो और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन यहाँ पे दबा दे ताकि अच्छी अच्छी वीडियो जो मैं बनाता हूँ आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके, जब